हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन 13A हो गया था, 13B पर थे हम लोग। तो इसमें जो है हमें चेकआउट करना था कि लाइन पैरेलल है, सॉरी प्लेन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर्स हैं, और अगर नहीं है तो इनका एंगल क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। तो 13 का बी का इक्वेशन प्लेन का दिया हुआ है 2x + y + 3z - 2 = 0 एंड x - 2y + 5 = 0। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 13th, तो 13th का बी पार्ट में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। 2x + y + 3z - 2 = 0, और एक और प्लेन की इक्वेशन है x - 2y + 5 = 0। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल वेक्टर्स का मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर्स आर P1 दैट इज इक्वल टू 2y + j + 3k। ठीक है, इसका 2, इसका y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 3 है, हमने लिख दिया। और एक और नॉर्मल वेक्टर्स P2 अगर मैं चेकआउट करके लिखूं तो यहाँ पर मुझको 1 यानी I केवल हो जाएगा, यहाँ -2j हो जाएगा बस। ठीक है, x y। ठीक, अब उसके बाद इनको चेकआउट करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा, P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2i + j + 3k डॉट i - 2j। तो i का i से डॉट प्रोडक्ट 2 हो जाएगा मेरा, j का j के साथ -2। तो फाइनली ये 0 आ गया। तो ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर है, यानी P1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू P2 वेक्टर। हेंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 का बी हो गया। सी की बारी आती है। सी में देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सी में कह रहा है प्लेन की इक्वेशन दी हुई 2x - 2y + 4z + 5 = 0 एंड 3x - 3y + 6z - 1 = 0। ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ मैं सी के में लिखूँ तो ये हो जाएगा 2x - 2y + 4z + 5 = 0, और ये हो जाएगा 3x - 3y + 6z - 1 = 0। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल वेक्टर्स की इक्वेशन लिखूँ, नॉर्मल वेक्टर्स आर, तो यहाँ पर P1 लिखता हूँ मैं। तो ये यहाँ से देखा जाए तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2x का, तो हो जाएगा 2i - 2j प्लस यहाँ पर 4k। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, इसका लिखता हूँ तो P2 वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 3i - 3j + 6k। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया तो यहाँ से मैं अब चेकआउट कर लेता हूँ कि ये जो वेक्टर्स दो ठे मैंने लिखे हैं P1 P2, ये एक दूसरे के नॉर्मल हैं कि परपेंडिकुलर है। तो अभी मैं यहाँ नॉर्मल नहीं लिखता हूँ, केवल वेक्टर्स लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि चेकआउट के बाद ही पता चलेगा कि ये नॉर्मल है कि नहीं एक दूसरे के। तो यहाँ से अगर मैं P1 डॉट P2 निकालूँ तो ये हो जाएगा i का i के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 3 = 6, फिर यहाँ पे 3 2 = 6 प्लस में, फिर यहाँ से 4 6 = 24। तो यहाँ सब प्लस में है तो ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर नहीं होगा। अब मैं इनका रेशियोज चेक कर लूँगा। तो नाउ रेशियोज A1/A2 यानी 2/3। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, तो इसका रेशियो -2/-3, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो भी ये 2/3 आएगा, यानी A1/A2 जो आया वो B1/B2 के इक्वल है। अब C वाला चेक कर लेता हूँ, ये 4 और 6 है, तो 4/6 यानी 2/3। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ तीनों का रेशियो सेम आ रहा है। कौन से तीनों का? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो देयरफॉर P1 पैरेलल टू P2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इस टाइप से कि P1 जो है चूँकि पैरेलल है P2 के, तो यहाँ लिखूँगा कि ये जो मैंने नॉर्मल वेक्टर्स लिखे थे क्या है, नॉर्मल्स
आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने हटा दिया था वहाँ से। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल्स आर पैरेलल, देयरफॉर प्लेन्स आर पैरेलल। इस टाइप से हमारा ये सी पार्ट हो गया। अब सी के बाद देखिए डी इक्वेशन, डी के क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन में है, 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। फिर 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखूँगा, नॉर्मल वेक्टर्स आर। ठीक है, अब यहाँ से ये नॉर्मल वेक्टर का मतलब ये नहीं कि इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर का साधारण से मतलब है P1 P2। ये P1 हो जाएगा यहाँ पर 2i माइनस जे प्लस 3k और P2 वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 2i माइनस जे प्लस 3k। अब यहाँ पर मैं साफ साफ दिख रहा है कि इनका रेशियो जो कॉफिशिएंट है सेम है, तो इनका रेशियो इक्वल आएगा। तो जब इनका रेशियो इक्वल आएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर ऐसे लिखूँगा, सिंस P1 इज इक्वल टू P2 देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 एंड हेंस P1 पैरेलल टू P2, हेंस प्लेन्स आर पैरेलल। यही हमें पता करना था। अब देखिए इसके बाद ई पार्ट है, ई पार्ट में क्या है इक्वेशन, 4x प्लस 8y प्लस जेड माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और y प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो 13th का ई पार्ट, यहाँ पर मुझको इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 8y प्लस जेड माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखूँगा मैं नॉर्मल वेक्टर्स आर। तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 4i प्लस 8j प्लस k एंड P2 इज इक्वल टू हो जाएगा j प्लस k। ये हो गया। तो P1 डॉट P2 की मैं अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर i का तो कॉफिशिएंट 0 है, फिर प्लस 8 इंटू k का j का कॉफिशिएंट 1, फिर 1 इंटू 1। तो ये 9 आ गया, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर तो ये नहीं है। तो जब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो है एंगल निकालता हूँ, क्योंकि ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो यानी यहाँ एंगल निकलेगा। तो यहाँ एंगल के लिए मैं क्या करूँगा, पहले P1 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 64 1, तो हो जाएगा रूट 81 दैट इज इक्वल टू 9। मैग्नीट्यूड ऑफ P2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 2। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल बिटवीन प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर normals. Okay, let theta be the angle between the planes. Therefore cos theta is equal to P1 dot P2 upon magnitude of P1 magnitude of P2. This is equal to P1 dot P2। अगर देखें तो P1 डॉट P2 मेरा कितना आया था, 9 आया था। तो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ और
मैग्नीट्यूड ऑफ P1 भी 9 आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ P2 मेरा √2 आया था, तो ये आ गया मेरा 1/√2। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। तो उन दोनों प्लेन के बीच जो एंगल बनेगा वो होगा 45 डिग्री। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 13th क्वेश्चन के बाद देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14th है, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगा। तो 14th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये प्लेन है, इन दोनों पॉइंट से प्लेन के बीच के जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने को कह रहा है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। तो पहला तो पॉइंट है 0 0 0 और प्लेन है 3x - 4y + 12z = 3। तो 14th का ए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 14 के ए में। यहाँ पर गिवन प्लेन है मेरे पास, गिवन प्लेन क्या है 3x - 4y + 12z - 3 = 0 और गिवन पॉइंट है मेरे पास 0 0 0। ठीक है, ये मेरा गिवन पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा फॉर्मूला ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c²। यह फार्मूला होता है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। मैं आगे अगर बढ़ूँ तो ABC तो मेरा 0 0 0 है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ, सॉरी, x1 y1 z1 मेरा 0 0 0 है और ABC मेरा ये है 3 - 4 और 12। ठीक है, इसको मैं रखता हूँ। तो 3 × 0, B है मेरा -4, y1 है 0, फिर C है मेरा 12 और z1 है 0, और फिर लास्ट में D है मेरा -3 अपॉन √ABC यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड से बाहर -3 निकलेगा तो केवल 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, ये 16 और ये 9, तो 25 यानी 5 4 9 169 आ गया मेरा। 169 का √13, तो 3/13 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ए पार्ट हो गया। बी पार्ट को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ बी पार्ट में देखिए पॉइंट्स दिए हुए हैं और प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन प्लेन। गिवन प्लेन क्या क्या है मेरे पास 2x - y + 2z + 3 = 0 एंड गिवन पॉइंट क्या है मेरे पास, गिवन पॉइंट दिस इज 3 - 2 1, ये है। तो अब मैं इसमें जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c²। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 2 × 3 -1 × -2, और ये हो जाएगा 2 × 1 + 3 अपॉन दिस इज √2² + -1² + 2²। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 6 + 2 + 2 + 3 अपॉन √4 1 4। तो ये हो जाएगा 6 3 9 9 4 13, तो ये हो जाएगा 13/3। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस टाइप से मेरा ये बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। बी के बाद देखिए सी पार्ट क्या है 2 3 - 5 है, फिर x + 2y - 2z = 9 है।
तो इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व 14th का सी। 14th का सी, तो यहाँ पर भी गिवन प्लेन है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0 और गिवन पॉइंट हमको दिया हुआ है। गिवन पॉइंट हमारा है 2 3 माइनस 5। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको सॉल्व मैं करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a तो मेरा यहाँ पर कोफिशिएंट सिंपली 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 5 और d है मेरा माइनस 9 अपॉन अंडर रूट दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 144। तो ये हो जाएगा 10 है 16, 16 2 18, 18 में 9 गया यानी 9/3, तो यानी 3 आ गया। यही आंसर हो गया। एक लास्ट पार्ट और बचा है 14th का डी। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। -600 पॉइंट है और प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और गिवन पॉइंट है -600। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू -6 प्लस b का मान दिस इज -3 इंटू 0 प्लस c है मेरे पास 6 इंटू 0 z1 है 0 और फाइनली -2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर जो है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास -12 प्लस 0 -2 अपॉन अंडर रूट 4 9 36। तो 36 4 40, 40 और 9 49 और ये हो जाएगा -14 बाहर आएगा तो 14 अपॉन रूट 49, तो ये हो गया 14/7 दैट इज 2। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये एक्सरसाइज 11.3 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।